नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई के साथ ही इनेलो कार्यकर्ताओं में एक नए जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। ये जोश और जुनून हरियाणा की पॉलिटिक्स में क्या बदलाव लेकर आएगा, इसका इंतज़ार 2024 तक करना पड़ेगा। लेकिन सियासत है, 2400 घंटे चलती रहती है, इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई के बाद इनेलो में एक नई जान आ जाएगी और वो जान बहुत सारी पार्टियों के लिए नफ़ा नुकसान वाली रहेगी। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपनी दावेदारी ठोक दी है और इस दावेदारी के लिए उन्होंने अपने समर्थित विधायकों को आगे किया है। कांग्रेस हाईकमान उनको कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी देगा या फिर उनको भी इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए भी वक्त की ज़रूरत है। हालात और समय इसको तय करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी फ्री हैंड होकर चुनाव लड़वा पाएंगे, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव सहित तमाम धड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पीछे धकेलने में लगे हुए हैं। पुराने रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सियासत निश्चित तौर पर वो मजबूत खिलाड़ी हैं, लेकिन कांग्रेस में जो स्थितियां गुलाम नबी आज़ाद के ग्रुप की बनी हुई हैं, वो भी तमाम तरह के कयासों को जन्म दे रही है। इसके साथ ही ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि जाट राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और इनेलो के जो गेन करने का नुकसान है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही पंजाब की सियासत में भी बहुत बदलाव चल रहे हैं, वहाँ चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी की जिस तरह की परफॉर्मेंस की वहाँ उम्मीद की जा रही है, अगर वो बड़ा उलटफेर वहाँ कर देते हैं तो उसकी सियासत का असर हरियाणा पर भी पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स ऑफ चद्दर के लेखक और हरियाणा की राजनीति को करीब 40 साल से बहुत नज़दीकी से देखने वाले डॉक्टर सतीश त्यागी जी। और इसके साथ ही आप पूरा वीडियो सुनने के बाद आप खुद भी इस बात का जवाब दें, खुद भी अपना आकलन प्रस्तुत करें कि आपको क्या लगता है कि हरियाणा की सियासत में किस किस तरह के मोड़ आ रहे हैं। बहुत प्रबुद्ध साथी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और बहुत उत्तम सुझाव वो देते हैं, तो आप इस विषय पर भी अपनी जो भी राय हो ज़रूर वीडियो सुनने के बाद प्रतिक्रिया दें। आप डॉक्टर सतीश त्यागी जी से सुनते हैं इन तमाम सवालों के जवाब कि हरियाणा की राजनीति में किस तरह के बदलाव की उम्मीद वो करते हैं और किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे डॉक्टर सतीश त्यागी जी के पास। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला बेशक पैरोल के बीच में आते रहे हों, प्रदेश में कार्यकर्ताओं से भी उनका एक संपर्क था, लेकिन जिस जनसंपर्क के लिए वो जाने जाते थे, हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच रहना, गाँव में जाना और लोगों की समस्याओं से अपने आप को रूबरू कराना और उनके हल निकालने की कोशिश करना, मतलब एक बहुत ही हेक्टिक उनका पॉलिटिकल लाइफ था जी। और वो तब था जब शारीरिक विकलांगता थी और उम्र का तकाजा था। तो ऐसे एक कार्यकर्ताओं के मन में एक छवि बैठ गई है कि ओम प्रकाश चौटाला की प्रेजेंस मात्र से ही हम पता नहीं कितने बड़े परिवर्तन और बदलाव ले आएंगे जी। अच्छा है उनकी इच्छाएं पूरी हों और वो उनमें अगर इस बात को लेकर उत्साह है और आत्मविश्वास बढ़ रहा है दल का, तो अच्छी बात है राजनीति में। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि वक्त के साथ सियासत बहुत बदलती है, राजनीति बहुत बदलती है। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा का जो आम मतदाता है वो एक नए तरीके से ढूंढने लगा। आज कहीं कहीं उसको नेतृत्व की उसकी ज़रूरत नहीं, वो अपनी समझ का, अपने विवेक का प्रयोग करने लगा है, राजनीतिक मुद्दों पे अपने विचार रखने लगा, राजनीतिक दलों की चॉइस कैसी उसकी हो इसके बारे में वो खुद निर्णय लेने लगा है। पहले जो होता था कि गांव में किसी एक कोई जिम्मेवार आदमी ने, मौजूद आदमी ने कह दिया कि हमने इधर मतदान करना है या इस तरह की सोच पे चलना है, तो वो चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। धीरे धीरे उनमें एक शरण की प्रक्रिया में वो हैं। तो जब आदमी या एक मतदाता अपने स्वयं विवेक से जब चीज़ों को सोचता है तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भावुकता के लिए जगह नहीं है जी। दूसरे, आप ओम प्रकाश चौटाला जी की अगर हम व्यक्तिगत बातचीत करें तो उम्र का तकाजा है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा उम्र है उनकी, और जिस तरह का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उनको कितना सक्रिय होने देगी, किस तरह के केसेस और कहाँ बन जाएं। अभय सिंह चौटाला पर ऑलरेडी आय से अधिक का मुकदमा है, तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी असुविधा या परेशानी या किल्लत पैदा करेंगे
तो आप मान कर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको और तरीके से भी अंकुश लगा सकती है। तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं राजनीति में, जैसा भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है विभिन्न प्रदेशों में, वो चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए और अब 3 साल बाद चुनाव है, तो कुछ बहुत लंबा चौड़ा परिवर्तन क्या होगा, और यह परिवर्तन यहाँ हो जाए, दूसरी तरफ जो उनके प्रतिस्पर्धी दल हैं उनमें क्या चीज़ें होंगी, ये सब समय की बात है। हाँ, ये ज़रूर कुछ कहा जाता है कि विशेषकर जो किसान मतदाता, जिसे मैं अगर खुल के कहूँ तो जो जाट मतदाताओं वाली बात है, उसमें एक आशंका जरूर है कि जो उनके प्रतिस्पर्धी राजनेता हैं उनमें भी इस बात का भय है कि ओम प्रकाश चौटाला कहीं उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। हालांकि वोट बैंक हरियाणा में ऐसा हो गया कि वो सब पोलराइज्ड है, ख़ास ज़िलों में प्रभाव है, बेल्ट में प्रभाव है, और कोई किसी की बेल्ट में बहुत ज़्यादा डेंट लगाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी डेंट लगता तो वो चिंताजनक बात है। एक प्रश्न जो राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं कि भाई ओम प्रकाश चौटाला आएंगे तो किसान की बात करेंगे, या आप कहें प्रकारांतर से वो जाट समुदाय को करेंगे। तो अगर जाट समुदाय ओम प्रकाश चौटाला के पीछे कंसोलिडेट होता है तो उसकी एक दूसरी प्रतिक्रिया भी होगी। वो प्रतिक्रिया ये होगी जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से चाहती है कि नॉन जाट का एक फीलिंग आए लोगों में। तो भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल की राजनीति को अपने हित में कब प्रयोग कर जाए पता नहीं, इसका भी नहीं पता। चीज़ें बहुत जटिल हैं, बहुत टेढ़ी हैं, अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मनोबल बढ़ा है कार्यकर्ताओं का, और उससे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो लाभ पार्टी को पहुँचेगा। जिस दिन से ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई का रास्ता साफ हुआ है, अभय सिंह चौटाला फुल फॉर्म में हैं। अभय सिंह चौटाला जहां बेरोजगारों को 21,000 रुपये की बात करने लगे हैं, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नया वकील और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चूड़ियां पहनने की बातें वो कर रहे हैं। इन सारी बातों के क्या अर्थ निकाले जाएंगे? क्या राजनीति में ऐसी बातों के लिए कोई जगह है, या फिर इसका उल्टे उनको नुकसान हो रहा है इन चीज़ों का? देखिए, ओम प्रकाश मतलब इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, वो अभय सिंह चौटाला की जो वक्तव्यों की बात आप कर रहे हैं, राजनीति में वक्तव्य जब दिए जाते हैं तो बहुत एक गंभीर सोच उसके पीछे होती है। अभय सिंह चौटाला के साथ समस्या ये है कि वो अपने ऑडियंस को खुश करने के लिए कई बार ऐसी चीज़ें कह देते हैं जिनका बहुत दूरगामी प्रभाव होता है। इस तरह की भाषा के लिए अब हरियाणा तैयार नहीं है, और उनके अपने लोग भी नहीं चाहते कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो। और अभी कुछ समय पहले मैंने देखा था कि ओम प्रकाश चौटाला ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी तारीफ़ की थी कि वो लड़का बड़ा मेहनत करता है, लोगों के बीच में जाता है। तो और उस चीज़ को अगर हम आप लें और इधर हम अभय सिंह चौटाला के बयान को लें, तो ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी इस तरह की बात कहने की। लेकिन कई बार आदमी स्वभाव से मजबूर होता है, और जो मैंने कहा कि अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए आप इस तरह की चीज़ें कह देते हैं। लेकिन इससे अलग ये क्या है कि धर्मेंद्र जी, हरियाणा या किसी भी प्रदेश में 30-40% वो मतदाता समूह है जिसे हम फैन सीटर कहते हैं, वो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा। हो सकता है इंडियन नेशनल लोकदल के लोगों की बात बहुत अच्छी लगी हो, लेकिन जो अन्य दल हैं वो प्लस जो 30-40% अलग लोग हैं जो किसी दल से नहीं जुड़े, अनएसोसिएटेड हैं, उनमें एक अजीब किस्म की प्रतिक्रिया होती है। तो अगर हमारा राजनीतिक नेतृत्व एक अच्छी भाषा का इस्तेमाल करे और गरिमापूर्ण व्यवहार करे तो उससे संभावनाएं ज़्यादा प्रबल होती हैं। और एक हताशा मैं देखता हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी जिस जो सत्ता में रही 2 बार चौधरी देवीलाल जी रहे, और ओम प्रकाश चौटाला ने भी एक अच्छी पारी खेली, उसके बाद वो केवल एक एमएलए पे आकर सिमट गई। वो आज तो वो भी नहीं है उनके पास, और आज तो वो स्थिति भी नहीं है। तो अपना आधार व्यापक करने के लिए हर राजनीतिक दल कोशिश करता है। अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जी भी करें तो अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जो मैंने कहा कि आज हरियाणा की राजनीति इस चीज़ की दरकार नहीं रखती कि आप इस तरह के गंभीर और अमर्यादित बयानबाजी करें। लेकिन इतना तो तय है सर कि ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद कांग्रेस में खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप में छटपटाहट है। वो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनसे मिले हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की है। इतना तय है कि जो जाट वोट बैंक है उसमें उसके बीच में एक रस्सा किस्सी तो देखने को मिल रही है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में भी इस बात का डर है और वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए स्वाभाविक है जो कुछ हो रहा है इस समय। कांग्रेस की अपनी बहुत समय, कांग्रेस को कोई कमज़ोर नहीं करता। पहली बात तो आप ये मान लीजिए, कांग्रेस खुद को ही कमज़ोर करती है।
आप एक तरफ देखिए कि वे चाहे जेजेपी हो, आईएनएलडी हो, भारतीय जनता पार्टी, उनका संगठन देखिए कि मंडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे भी उनकी सारी कमेटियां बनी हुई हैं। और जिस आदमी को आप एक बार जिम्मेवारी दे देते हो तो उसमें थोड़ा सा ये जिम्मेवारी की भावना आ भी जाती है और वो पार्टी से ज़्यादा जुड़ा महसूस करता है। अगर मैं सारे प्रकोष्ठों की और जो मेन यूनिट्स हैं, युवा हैं, महिलाएँ हैं, उन सबकी गिनती करूँ तो हर एक दल के पास कम से कम 50-60 हज़ार से लेकर 1-1 लाख तक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए हर समय तैयार रहते हैं, उसके भले की सोचते हैं। कांग्रेस के साथ बड़ी दिक्कत है, यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ नेताओं के कार्यकर्ता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग हैं, शैलजा के कार्यकर्ता हैं, या किरण चौधरी के हैं, या किसी अजय सिंह यादव के हैं। पार्टी के प्रति इन कार्यकर्ताओं का कोई ये नेतृत्व नहीं जोड़ने देना चाह रहा। तो जब तक आप किसी विचारधारा, कांग्रेस की जो भी आइडियोलॉजी, उसके साथ जब आदमी सीधे नहीं जुड़ेगा। अब एक बड़ा साधारण सा सवाल मैं कर रहा हूँ कि अगर कोई आदमी आज कांग्रेस ज्वाइन करना चाहे तो उसके सामने सवाल है कि मैं किसके साथ जुड़ूँ, कौन सी कांग्रेस के साथ, कौन सी कांग्रेस के साथ जुड़ूँ। तो ये जो व्यक्तिगत निष्ठा जुड़ी हुई है नेताओं के साथ में, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी है। इतने 7-8 साल हो गया, इस वक्त अमर भी नहीं कर पाए, जिला कमेटियों का इनका अभी जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पा रही है। तो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो चिंता है वो कुछ हद तक जायज़ है, क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में एक मजबूत पोजीशन में रहेंगे तो जाट मतदाता उनके साथ रहेगा। लेकिन कुलदीप बिश्नोई अलग से एक लॉबिंग कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। कुलदीप बिश्नोई तो जहाँ तक मेरी समझ मुझे लग रहा है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई पार्टी बना ले तो उनके लिए तो द्वार खुल जाएंगे। तो जो नॉन जाट की पॉलिटिक्स है उसके वो इकलौते वो हैं कांग्रेस में दावेदार हैं। और शैलजा कोई जमीनी नेता तो है नहीं। शैलजा जी के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो केंद्र में मंत्री रही हैं, उनकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, बट इसके बावजूद वो कोई मास लीडर नहीं है। और कुलदीप को ऐसे में बड़ी संभावनाएं दिखती हैं। कुलदीप में उतनी एनर्जी तो है, ठीक है, वो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन वो लोगों में जाने का मादा भी रखते हैं उस स्थिति में जब उन्हें लग रहा हो कि वो कुछ गेन करने जा रहे हैं। अगर उनको ये लगता है कि मैं कांग्रेस में अच्छी पोजीशन में आ जाऊंगा या मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूं, तो आप देखना कुलदीप कितने सक्रिय होंगे। और जब भी उनको लगता है कि कुछ नहीं है तो वो आराम से बैठ जाते हैं। तो कांग्रेस की जो आपसी फुटबॉल है यही कांग्रेस को कमज़ोर कर रही है। और हुड्डा साहब की अपनी अगर वो कोई नई पार्टी बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है जाट पार्टी होगी। प्रशांत किशोर का तीसरा मोर्चा भी आकार लेने की चर्चाएं बीच बीच में चलती रहती हैं। हाँ, तो अब ये भी देखना होगा कि हरियाणा में इनेलो साथ जाती है या हुड्डा साहब का नया दल साथ जाता है या दोनों मिल के जाते हैं। अभी तो बदलाव राजनीति में काफ़ी देखने को मिला। ये तो कहना बड़ा मुश्किल है तीसरे मोर्चे की क्या संभावनाएं हैं। और अभी यशवंत सिन्हा जैसा कह रहे हैं कि उनका तो ये गैर राजनीतिक तरह का वो है, इसमें पॉलिटिकल लोग तो आए लेकिन पार्टी लेस किसी भी पार्टी के लोग आए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सक्रियताएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं, अगर पंजाब में वो कोई करिश्मा करती है तो आम आदमी पार्टी भी सर हरियाणा में कोई बदलाव ला सकती है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी यहाँ थोड़ी सक्रिय है पहले से भी, और उसके बाद भी अगर पंजाब में उनको उत्साहवर्धक परिणाम मिले तो जाहिर सी बात है हरियाणा में कोशिश करेंगे। हरियाणा में उनके लिए कोई वैसे बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन जहाँ तक तीसरे मोर्चे की बात है, उस स्थिति में हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हुड्डा साहब नई पार्टी बनाते हैं तो वो तीसरे मोर्चे में जाएगी या इंडियन नेशनल लोकदल जाएगा। ये सब तो तोल मोल और सारी चीज़ें तभी होंगी इलेक्शन के समय। ये भी हो सकता है दोनों साथ चली जाएं, क्योंकि दोनों इन जो रीजनल पार्टियाँ होंगी उनके स्टेट पार्लियामेंट के लिए नहीं होंगे। तीसरे मोर्चे की लड़ाई लोकसभा की लड़ाई है। इन दोनों दलों की जो हमारे क्षेत्रीय दल इनकी लड़ाई रहेगी प्रदेश की लड़ाई, जहाँ तीसरे मोर्चे का कोई दखल नहीं होगा उस तरीके से। तो अपने अपने हितों की जिस तरीके से भी ये लोग साधेंगे। अभी तो सरकार किसान आंदोलन से भी नहीं निपट पाई है, तो अभी बीजेपी का फोकस तो, क्योंकि गांव में तो वो जा ही नहीं पा रहे हैं सरकार का कोई भी या जेजेपी, सारा भाजपा, धर्मेंद्र जी इस समय भाजपा का नेतृत्व और संघ और जितनी भी चीज़ें हैं उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश है। अच्छा। और किसान आंदोलन ने उनकी जड़ें इतनी ख़राब कर दी हैं, वहाँ इतनी कमज़ोर कर दी हैं कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है वहाँ 100 सीटें ऐसी हैं जहाँ पूरी तरह सुपड़ा साफ होना है। हाँ। और अगर 100 सीटें कम होती हैं केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और अन्य हिस्से जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें भी उन चीज़ों का असर पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि भाजपा की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। और इसीलिए वो
जो हिंदू मुस्लिम का उनका ध्रुवीकरण की प्रक्रिया वो देखिए, कहीं भी मतलब कोई ग्लोबल लेवल पर कोई चीज़ मिल जाए, कश्मीर में मिल जाए, आपके केरल में मिल जाए या बंगाल में मिल जाए, तो उन सारी चीज़ों को उसकी रिएक्शन वहाँ से ज़्यादा आजकल उत्तर प्रदेश में हो रही है या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हो रही है। तो एक बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में है उस चीज़ को लेके, देखना होगा। एक सर, काफ़ी लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं हुड्डा साहब के नए दल के बारे में, क्या उनमें इतनी ताकत हिम्मत है कि वो नया दल बना लें? क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो ये नहीं कहता कि सारी तैयारियां कई बार उन्होंने की और रह गई हैं बीच में। देख, जितनी बार भी उन्होंने तैयारी की उन्होंने गेन किया उसमें, वो आला कमान को ब्लैकमेल करने में सफल रहे, ताकत उनको मिली किसी न किसी रूप में। और अगर उनको ये लगता है कि कांग्रेस में उनका कोई भविष्य नहीं है और कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं करेगी, जैसा नहीं करेगी, हाँ, जिसके ज़्यादा संभावना है, तो पार्टी बना लें, कोई बड़ी बात नहीं है, बना सकते हैं पार्टी। अतीत में नहीं बनाई इसका अर्थ नहीं है कि भविष्य में नहीं बना पाएंगे, बना सकते हैं। चलो, हरियाणा की राजनीति में काफ़ी कुछ होने वाला है अभी। जी जी बिल्कुल। शुक्रिया त्यागी जी, धन्यवाद।